हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने क्रमबद्धता के साथ आगे बढ़ना सीखा और अपने इस अच्छे से सिलेबस को बेहतरीन ढंग से कवर करना और फिर अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना हमने शुरू किया। छोटे छोटे लक्ष्यों के माध्यम से अपने एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान में हमारा लक्ष्य है कि हम 5 फरवरी तक जो हमारा एक यूनिट है, 5th यूनिट, इसको कंप्लीट करें। उसी क्रम में आज मौलिक अधिकार की हम दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं, मतलब मौलिक अधिकार का दूसरा चैप्टर, जहां हम आर्टिकल 14 से लेकर 22 तक के आर्टिकल्स पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए मूल विषय पर आते हैं। हमें ये पहले कॉन्सेप्ट सेट करना है। कल हमने पढ़ लिया कि हमारे संविधान में मूल रूप से 7 अधिकार दिए गए थे। एक जो अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया, जिसके बाद 6 मौलिक अधिकार हमारे पास बचे और इन 6 मौलिक अधिकारों को अगर हम लिखें या क्रमबद्धता से दर्शाएं तो सबसे पहला हमारा समानता का अधिकार होगा। समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार होगा। स्वतंत्रता के बाद शोषण का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके बाद जो 3 अधिकार, देखो यहाँ 3 स से स्टार्ट होने वाले अधिकार हैं। फिर आपको धर्म की बात करने वाला अधिकार आता है, फिर अल्पसंख्यकों की बात करने वाला अधिकार आता है और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है ये कि 6 प्रकार के अधिकार हमें अपने संविधान में दिए हैं। हम ऊपर के जो 3 अधिकार हैं, समानता, स्वतंत्रता और शोषण, इन 3 पर आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को, जहां हम समानता का अधिकार क्या है, इसकी क्या डायमेंशंस हैं, इसमें क्या बातें हैं, वो हम सब कुछ समझें। इसकी शुरुआत करें। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखे, मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि एडवांस वर्जन की बातें आपको पढ़ाऊं। वो बेसिक सी बातें जो 4-4, 6-6 बार, 10-10, 50-50 बार आप किताबों में पढ़ चुके हैं, उनका थोड़ा अपडेटेड वर्जन आपके सामने प्रेजेंट करूं, ताकि अगर एग्जाम यहां से टफ प्रश्न भी पूछती है तो आप लोग कर पाए। यहाँ हमें याद रखना है कि हम आर्टिकल 14 से बात को शुरू करेंगे। आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता की बात करता है। ये इस आर्टिकल का नाम है, विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता, एक ही बात है। ये कैसे याद होगा कि आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता ही लिखा हुआ है? तो याद करने के लिए हमें याद रखना है कि एक बच्चा जो कि लड़का है और एक बच्चा जो कि लड़की है, ये लड़का है और ये लड़की है। तो जब 14 साल के बच्चे होते हैं ना, तो लड़का और लड़की दोनों कानून के लिए बराबर होते हैं। कानून के लिए वो स्त्री पुरुष के रूप में काउंट नहीं होते। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम सब बच्चे ही काउंट करते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, बच्चा है वो हमारे लिए। तो विधि के समक्ष सब लोग समान होंगे, ऐसे 14 साल की एज से जोड़कर हम इसे अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। लेकिन ये क्या इतना छोटा आर्टिकल है? नहीं, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें आज हम सीखेंगे, बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस आर्टिकल का नाम हो गया विधि के समक्ष समता। इसका जो अर्थ है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सबसे पहले इसे सरल तरीके से अच्छे से पढ़ो कि राज्य जो है, राज्य मतलब आप समझते हैं, राज्य की परिभाषा में कल आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि राज्य माने क्या होता है। राज्य माने देश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, किसी जिले की सरकार, कोई LIC, ONGC जैसा निगम, कोई भी ऐसा संस्था या संगठन जो सरकार का काम कर रहा है, वह सब राज्य कहलाते हैं। तो राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब देखो हेडिंग में तो हमने पढ़ा था
कि विधि के समक्ष समता लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको आगे पढ़े तो यहाँ दो बातें हो गई कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात इस एक आर्टिकल में ये दो बातें हैं, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। ये क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा हम समझते हैं। विधि के समक्ष समता वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन नाम के देश से लिया गया है। वहां जब एक समाजशास्त्री जिनका नाम डाइसी था, डाइसी ने एक सिद्धांत दिया था विधि का शासन। क्या दिया था? विधि का शासन। तो इस कॉन्सेप्ट से जन्मा हुआ एक मूल भाव है जिसे हम विधि के समक्ष समता कहते हैं। ये एक नकारात्मक बात है, नकारात्मक तरीके से अधिकार देने का एक पैटर्न है, नकारात्मक तरीके से चीजों को नागरिकों तक पहुंचाने का एक पैटर्न है। ये यूं कहता है, सरल शब्दों में कह रहा हूं कि ये यूं कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष पावर नहीं देगा, विशेष जो है ट्रीटमेंट नहीं देगा। राज्य किसी भी या राज्य के कानून के सामने किसी भी व्यक्ति के साथ कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। वे कानून के सामने सारे के सारे समान होंगे, अमीर हो, गरीब हो, अधिकारी हो या कॉमन मैन हो, राजनेता हो या सरकारी मुलाजिम हो, कोई भी हो, कानून के सामने सब लोग समान होंगे। सरल तरीके से कहूं तो अगर अमीर आदमी को किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है तो गरीब आदमी पर भी थप्पड़ मारने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है तो गरीब आदमी किसी और का मर्डर कर दे तो भी 7 साल की सजा, और अमीर आदमी किसी का मर्डर कर दे तो भी 7 साल की सजा। अर्थात कानून की नजर में सब लोग एक जैसे होंगे, उनके विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं होगा, या किसी एक विशेष व्यक्ति को या किसी वर्ग को कानून विशेष नजर से नहीं देखेगा। ये होता है विधि के समक्ष समता। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब मैं ये वाला आपको बताऊंगा तो आपके दिमाग के पर खच्चे उड़ जाएंगे और फिर दोनों में आप गड़बड़ करोगे और फिर मैं वापस इसे समझाऊंगा। तो चलो फिर दूसरे वाले से पर खच्चे उड़ाते हैं। ये जो सिद्धांत है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया कॉन्सेप्ट है, और ये एक सकारात्मक अवधारणा है। क्या है? सकारात्मक अवधारणा। जहां ये वाला सिद्धांत विधि के समक्ष समता यूं कहता है कि कानून की नजर में हर एक व्यक्ति समान होगा। ये उसके अलग बात कहता है कि परिस्थितियां सेम होने पर कानून उनके लिए समान निर्णय लेगा। मतलब कानून का हर एक व्यक्ति को बराबर संरक्षण मिलेगा। अब थोड़ी सी गड़बड़ होना शुरू होनी चाहिए कि भैया समान विधि के समक्ष समता, ये जो आप बात कह रहे हैं विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इसका मतलब तो हमको समझ में आ गया कि कानून जो है वो किसी एक व्यक्ति को, कानून के सामने कोई व्यक्ति विशेष दर्जे वाला नहीं होगा। कानून सबको समान नजर से देखेगा। बात खत्म हो गई। तो फिर दूसरी बात कर ही क्यों रहे हो कि विधियों का समान संरक्षण दिया जाएगा। समान संरक्षण, इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? तो मैं कह रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे देश में नहीं चल सकता था हर परिस्थिति में। तो फिर दूसरे कॉन्सेप्ट को लाया गया कि विधि का समान संरक्षण दिया जाए। मतलब कानून जो है वो सबको संरक्षण देगा, लेकिन बराबर संरक्षण देना है तो फिर हर एक व्यक्ति को अलग अलग नजर से देखना होगा। क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को, है ना, ध्यान से सुनना, ये वाला कॉन्सेप्ट तो यूं कहता है, मैं दोनों में अंतर बता रहा हूं, जो आपको कंफ्यूजन पैदा होगा, मुझे याद है कि पैदा होगा, तो मैं उसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूं
कि ये कॉन्सेप्ट तो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति का खून किया है, इसका खून कर दिया है, तो इस व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा होनी चाहिए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये व्यक्ति अमीर है, गरीब है, पुरुष है, महिला है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक हद तक लागू किया जा सकता है। हमारा देश तो इससे नहीं चलता, तो फिर इस कॉन्सेप्ट को लाया गया कि नहीं, दोनों को मिला करके लागू करेंगे, इसलिए हमें ये लाना पड़ा। ये कहता है कि भैया विधि का समान संरक्षण होना चाहिए। तो आप इस जिसने हत्या की उसे मत देखो, जिसकी हत्या हो गई उसे मत देखो, ये जिसने हत्या की इसे देखो। ये कह रहा है कि अगर समान परिस्थिति होगी तो ही समान प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, नहीं तो अलग अलग परिस्थिति में हमें सजा बदलनी पड़ेगी। सिंपल लॉजिक है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी का खून किया है तो उसे 7 वर्ष की सजा दे दो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपने खुद की जान बचाने के लिए उसे कुछ मार दिया था और फिर उसका मर्डर हो गया, मर गया, तो इसे 7 वर्ष की सजा मत दो। तो फिर हमारा आईपीसी याद आता है कि उसकी धारा 100 में लिखा हुआ है कि अपनी जान बचाने के लिए अगर हमने कोई ऐसा कार्य किया है और उसके बदले में सामने वाला मर गया तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। फिर अगर ये महिला जिसने कोई हत्या कर दी ये प्रेग्नेंट लेडी है तो समान परिस्थिति नहीं हो रही है, इसलिए इस प्रेग्नेंट लेडी को उतनी सजा नहीं दी जा सकती जितनी इस सिद्धांत ने कही थी। तो ये सिद्धांत हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए लाया गया कि भैया अगर मर्डर करने वाला छोटा बच्चा है तो 7 साल की सजा उसे नहीं दे सकते, उसे 5 वर्ष का कारावास देना होगा, और वो भी जेल में नहीं, उसे सुधार गृह में भेजना होगा। इस तरीके के पैटर्न आए। इन दोनों में क्या अंतर है वो आपके दिमाग में घुसेड़ने का भरसक प्रयास कर रहा हूं मैं कि भैया विधि के समक्ष समता एक लाइन है, लेकिन अगर उसे खोल के देखें तो उसके अंदर ये 2 बातें हैं। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि राज्य मतलब आप समझते हैं, जो कल मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं, कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात 2 बातें हो गई, विधि का समान संरक्षण भी, विधि के समक्ष सब लोग बराबर भी होंगे, लेकिन विधि उन सबको समान नजरिए से देखेगी संरक्षित करने के लिए, उनको संभालने, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहां पढ़ो, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति ही विधि के समक्ष समता है। न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों को के लिए समान व्यवहार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, उनके लिए कानून बराबर निर्णय लेगा। यहां कहा जा रहा है समान परिस्थिति के अंतर्गत समान व्यवहार करना है, लेकिन अगर विषम परिस्थिति है तो विषम व्यवहार करना है, क्योंकि एक व्यक्ति ने तो खुद की जान बचाने के लिए हत्या की, एक व्यक्ति ने उससे बदला लेने के लिए हत्या की। अब दोनों को एक जैसी सजा क्यों दी जाए, इसलिए सजा के स्वरूप बदले गए। बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और असमान के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट मेरी क्लास में बैठे हुए बच्चों के दिमाग में सेट हो पा रहा है? क्या मैं आप लोगों को विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष जो विधि का समान संरक्षण है ये समझा पा रहा हूं? अगर ये आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझे एक बार ओके करें कि हाँ मैं समझा पाया, ताकि हम अगली स्टेप पे चल सके, आपको मैं अगली बातें समझा सकूं। आपके दिमाग में केवल एक आर्टिकल अभी गया होगा, अब हम अगले आर्टिकल्स पे इंटर करने वाले हैं। हमने 14 को अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम इसके अंदर की डीप पर आएंगे। ये तो सब पढ़ा सकते थे, लेकिन अब और क्या पढ़ना है? 14 अभी खत्म नहीं हुआ। 14 में और क्या है? हमारे संविधान ने यूं तो कह दिया कि विधि के समक्ष सब लोग समान होंगे, विधियों का सबको समान संरक्षण होगा, लेकिन इसके कुछ अपवाद छोड़ दिए और वो खुद इस आर्टिकल के डीप में बताए गए। अगर आर्टिकल को खोल करके हम देखें तो व्यक्ति शब्द का क्या अर्थ है, अर्थात यह अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को समान रूप से प्राप्त होगा। व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति और संवैधानिक निगम,
कंपनी, पंजीयत संस्थाएं और किसी भी तरह की विधिक व्यक्ति शामिल होंगे। इस बात को खूब ढंग से समझना, क्योंकि बहुत सारी बातें इस बात पर निर्भर करेगी। यहाँ व्यक्ति शब्द में केवल एक इंसान को शामिल नहीं किया गया है, यहाँ व्यक्ति शब्द में किसी फैक्ट्री को भी शामिल कर लिया, किसी संस्था को भी शामिल कर लिया, किसी समिति, किसी संघ, किसी कंपनी, किसी पंजीयत संस्था, सबको शामिल किया गया है। किसी निगम, सबको व्यक्ति मानता है कि किसी व्यक्ति के, एक इंसान के तो सामने साथ में समान संरक्षण होगा ही, साथ में फैक्ट्री, कंपनी, दुकान, सबके लिए भी समान संरक्षण की व्यवस्था हो रही है। लेकिन इसके बहुत कुछ अपवाद हैं। हमारा संविधान में अलग अलग जगह पर इनके अपवादों का वर्णन है। आज मैं पहली बार आपको इसके अपवाद पढ़ाता हूं। आर्टिकल 361 में इसके अपवादों का वर्णन है। कुछ और दूसरी जगह भी है, लेकिन ज्यादातर 361 में है। वहां लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति और भारत के राज्यपाल के पास में जो शक्तियां हैं, राज्यपाल को और राष्ट्रपति को जो शक्तियां वो कौन कौन सी हैं? अपने कार्यकाल के दौरान किए गए न्यायालय कार्यों के लिए वे न्यायालय में जवाबदार नहीं होंगे। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने राज्यपाल या राष्ट्रपति रहते हुए कोई काम किया और उस काम से कानून का उल्लंघन हुआ है, तो वो न्यायालय में उसके बदले में जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो पद के लिए उस काम को कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, अपवाद हो गया कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल था, राष्ट्रपति था और उसने कोई कानून तोड़ा था तो उसको सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 361 उनको इस प्रकार से छूट देता है। पदावधि के दौरान न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं की जाएगी। भारत के किसी भी राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई केस ही नहीं लड़ा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, जब तक वे उस पद पर हैं। पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या संबंधित कार्यवाही नहीं की जाएगी। दीवानी मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे। यदि चलाया जाता है तो पूर्व में 2 महीने पहले उनको सूचना देनी होगी। तो अल्टीमेटली हम 14 में ये कह रहे थे कि कानून जो है वो सब लोगों के लिए एक जैसा होगा, कानून का सबको बराबर संरक्षण होगा। जबकि आर्टिकल 361 ने बाजी पलट दी, कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को ना तो गिरफ्तार किया जाएगा, ना उन पर कोई कानूनी मामला चलाया जाएगा, ना वे अपने द्वारा किए गए काम के लिए उत्तरदायी होंगे। अगर उन पर कोई मुकदमा चलाना भी है तो वो 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। तो मतलब अल्टीमेटली उनको छूट मिल गई आर्टिकल 14 से। तो आर्टिकल 14 के अपवाद हो गए। ये और अपवाद बताता हूं, मैं खूब सारे बताऊंगा, वो भी सुनो। और ये कहता है कि भारत की, अब फिर आर्टिकल 361 का क कहता है कि संसद की कार्यवाही का प्रश्न का प्रकाशन करने पर दीवानी और फौजदारी मुकदमे से छूट होगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति संसद की कार्रवाई का प्रकाशन करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी मामले नहीं दायर किए जा सकेंगे। एक प्रकार की छूट दी जा रही है उसे। संसद में किसी सदस्य के वक्तव्य के विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई नहीं होगी। मतलब अगर कोर्ट में एक सांसद किसी दूसरे सांसद के बाल नोच लेता है या पन्ना फाड़ के उसके मुंह पे फेंक देता है या उसको गाली दे देता है, तो उसे आईपीसी के तहत सजा नहीं दी जा सकती। ये भी छूट हो गई। फिर विदेशी शासक मतलब भारत में मान लो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घूमने आ गए तो विदेशी शासक है वो। भारत में आए हुए राजदूत और कूटनीतिक व्यक्ति पर दीवानी और फौजदारी मुकदमे से मुक्ति होगी। भारत में अगर कोई इनमें से कोई व्यक्ति घूमने आता है, काम के लिए आता है, किसी भी प्रकार से वो है, तो इन पर कोई केस दर्ज नहीं करना है। संयुक्त राष्ट्र के कूटनीतिक व्यक्ति को मुक्ति होगी, उन पर भी केस दर्ज नहीं हो सकता। अनुच्छेद 31 ग कहता है कि लागू होने पर 14 स्वतः समाप्त हो जाता है। ये समझना बहुत काम की बात है। यहाँ ये वाला पॉइंट अगर समझा तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार हो जाएंगे। इस आर्टिकल के अंदर यूं कहा कि जहां भी 31 ग लागू है वहां 14 स्वतः समाप्त है। मतलब जहां 31 ग है वहां 14 नहीं हो सकता, 14 समाप्त हो जाएगा। और 14 है तो फिर 31 ग नहीं, दोनों एक साथ कभी लागू नहीं होंगे। अब 31 ग कहता क्या है? कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों का लागू होना।
केंद्र यदि विधि बनाए तो लागू होंगे, राज्य विधि बनाए तो राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित होंगे और स्वीकृति मिलने पर लागू होंगे। दूसरी बात है 31 ग वाला चैप्टर समझो। 31 ग सैन्य फॉर्मेट की बातें कहता है। वो जब हम 31 ग पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, वो समझाऊंगा, लेकिन आप कभी केवल रट करके रख लो कि जहां 31 ग लागू होता है वहां आर्टिकल 14 मतलब विधि के समक्ष समता और समानता, समान संरक्षण वाला कॉन्सेप्ट शून्य हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। ये आर्टिकल 14 और 31 ग दोनों कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब 31 ग लागू हो तो फिर ये हो। और ये तीन बातें एक्स्ट्रा अपने दिमाग में रख लो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाने के बाद इनको मैं ब्रीफ कर पाऊंगा। अब श्वेता कह रही है ये क्वेश्चन तो पूछा था किसी विदेशी का आर्टिकल 14 की जगह मिलेगा या नहीं। बेटा ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे ढंग से इसे आपके सामने रखने की कोशिश की है। आर्टिकल 14 हमारा पूरा होता है, हमने आर्टिकल 14 पढ़ लिया है। अब मैं 15-16 लेकर फिर कुछ कोर्ट केसेस की बातें करूंगा ताकि आप लोगों की थोड़ी सी मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, समझ में आपको अच्छे से आए। अब हम आर्टिकल 15 पे चल रहे हैं तो पहले 15 को रटना पड़ेगा। आर्टिकल 15 को रटोगे कैसे? आर्टिकल 15 में लिखा है कि राज्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध इन 5 आधारों धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा या भेदभाव का निषेध करता है। भेदभाव का क्या करता है? निषेध करता है। राज्य किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव का निषेध रहे। तो राज्य को मैं ये 1 लिख दूं और ये 5 बातें हैं 1 2 3 4 और ये 5, तो इनको 5 लिख दूं। तो इस 1 और 5 वाले आर्टिकल में ये 1 पे 5 बातें कही गई हैं कि एक व्यक्ति के साथ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लो कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इन 5 आधारों को लेकर के भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अच्छे से अपने दिमाग में सेट करना। आर्टिकल अगर याद हो गया है तो मैं अगली स्टेप पे बढ़ूं कि अब हमें इस अंदर की बातों पर चलना है, क्योंकि आर्टिकल 15 कोई एक सिंपल आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 15 के अंदर आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) इतने सारे बातें कही गई हैं। और आर्टिकल 4 में तो स्वाद ही आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि भारत में ये जो जातिगत डिस्क्रिप्शन है ये कहां से शुरू हुआ, क्यों हुआ, क्या हमारे मूलभूत संविधान में ये था, ये सब बातें सीखोगे आप यहाँ। तो मैं आपको ये बातें समझाने की कोशिश करता हूं कि आर्टिकल 15 जो है वो 6 अलग अलग बातों से मिलकर बना है। 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6). इसमें से आर्टिकल 15(1), 15(2) और 15(3) ये 3 संविधान बनने के समय पे ही पैदा हो चुके थे। आर्टिकल 15(4) बाद में जोड़ा, 15(5) और बाद में जोड़ा और 15(6) तो अभी अभी जोड़ा है, अभी थोड़े दिन पहले जोड़ा है। तो वो सब बातें सिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ 15 कहता क्या है कि कुछ आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा, ये हेडिंग है। और वो कहता है कि एक व्यक्ति के साथ 5 आधारों धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, नहीं किया जाएगा। ये थोड़ी सी बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। इसमें कुल 6 उपखंड हैं, जिनमें से 4, 5 और 6 संविधान में संशोधन करके जोड़े गए बाद में, जबकि 15(1), 15(2), 15(3) ये तीनों मूलभूत रूप से उपस्थित थे संविधान जब बना। अब 15(1) क्या कहता है वो सुन लो आप। 15(1) कहता है कि राज्य किसी नागरिक, तो अब यहाँ याद रखना कि आर्टिकल 15 जो है वो केवल भारत के नागरिकों पर लागू होता है, विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता। ये अच्छे से रटना है आपको कि भैया आर्टिकल 15 जो है वो एक ही व्यक्ति पर लागू होता है, सॉरी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, वो विदेशी पर लागू नहीं होता है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब हमारे देश में किसी राज्य में
ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो किसी व्यक्ति के साथ इन 5 आधारों पर भेदभाव करता हो। ध्यान से समझ लेना। उपखंड 2 क्या कहता है? सेम टू सेम बात कहेगा लेकिन दूसरे ढंग से। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई निर्योग्यता, दायित्व या निर्बंधन और शर्तें नहीं लगाई जाएंगी। मतलब किसी व्यक्ति पर इन 5 आधारों धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर टैक्स, निर्बंधन या कोई ऐसा दायित्व नहीं लगाया जा सकता है। अब आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी पिक्चरें सेट होने लगेगी कि दो बातें जो हैं वो एक दूसरे की उल्टी हैं। यहां तो राज्य को यूं निर्देशित किया जा रहा है कि राज्य इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, और दूसरे में यूं कहा जा रहा है कि राज्य इन 5 आधारों पर किसी व्यक्ति को पर ना तो कोई निर्योग्यता लगा सकता है, ना उसको जुर्माना, टैक्स, दायित्व सौंप सकता है कि तुम ऐसा हो इसलिए तुम पर ये दायित्व, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो ये दो बातें याद रखना। लेकिन अब पढ़ने में तो ये लग रही होगी कि 15(1) और 15(2) एक जैसे हैं, लेकिन बहुत अलग अलग हैं। उपखंड 1 और उपखंड 2 में बहुत अंतर है। उपखंड 1 जहां व्यक्ति को राज्य से संरक्षण देता है, वहीं उपखंड 2 राज्य को नहीं, व्यक्ति को व्यक्ति से संरक्षण प्रदान करता है। ये समझना। 15(1) कह रहा है, ये देखो यहां अब आओ, यहां 15(1) में क्या लिखा है? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब देखो 15(2) पढ़ो। कोई नागरिक, ये कहां से शुरू हो रहा है? ये किस आर्टिकल से, किस बात से शुरू हो रहा है? ये यहां लिखा हुआ है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध ऐसा नहीं करेगा। 15(2) कह रहा है कि कोई नागरिक किसी नागरिक के साथ ऐसा नहीं करेगा इन 5 आधारों पर। तो दोनों में कितना अंतर है? एक आर्टिकल में हमारा संविधान देश की सरकारों को कह रहा है कि तुम ऐसे कानून, विधि, निर्देश, नियम, संशोधन कुछ भी ऐसा नहीं बनाओगे जो इन 5 आधारों पर भेदभाव कर रहा है, और दूसरे में कह रहा है किसी व्यक्ति को कि कोई व्यक्ति भी अगर ऐसा करता है तो उसको भी नहीं झेलेंगे हम, वो भी भेदभाव कर रहा है, मतलब वो भी गड़बड़ है। ये दोनों को समझना कि आर्टिकल 15(1) जहां राज्य से व्यक्ति को संरक्षण दिलाता है, वहीं व्यक्ति से व्यक्ति को संरक्षण 15(2) दिलाता है। अब 15(3) पे चलते हैं। 15(3) आर्टिकल 15(3) क्या कह रहा है? राज्य को स्त्रियों, अब यहां से है ना थोड़ा सा संभल कर चलना, यहां से छूट देने की बात हो रही है। वहां तो कह दिया, एक बात में तो यूं बोल फ्लो में कह गए कि राज्य जो है वो किसी भी स्त्री, पुरुष, फलाने ढेमके किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(3) में क्या कह रहा है? सुनना, कि किसी स्त्री, किसी बालक के लिए कोई विशेष उपबंध करने से रोकेगा भी नहीं। मतलब राज्य को, आर्टिकल 3 कह रहा है कि हम, संविधान कह रहा है कि हम सरकार को, अगर वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, 2 के लिए बोला है कि बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए कोई विशेष चीज करता है, उनको कुछ विशेष देता है, कुछ उनके लिए फायदे का काम करता है, केवल 2 के फायदे की बात करता है, तो हम उसे रोक नहीं रहे हैं, हम उसे करने देंगे, भले ये बात भेदभाव मानी भी नहीं जाएगी। अब देखो, इसी आर्टिकल के कारण तो सरकार बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर पाई। अगर ये 15(3) नहीं होता तो सरकार आरटीआई नाम का जो कानून है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, वो ला ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि फिर यूं कह देते कि भैया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ही निःशुल्क शिक्षा क्यों, उससे बड़ों को क्यों नहीं दे रहे हो? मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आरटी, राइट टू एजुकेशन, इसी से आया। महिलाओं के लिए जो आरक्षण आया है वो आर्टिकल 15(3) से आया है, याद रखना। आर्टिकल 15(3) महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करवाता है। आप जब एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, व्यापम, ख्यापम किसी के भी फॉर्म भरते हैं तो वहां पुरुषों के लिए इतनी फीस, महिलाओं को 0। ये कॉन्सेप्ट भी भेदभाव है भैया एक तरीके से, लेकिन क्योंकि हमारे संविधान का आर्टिकल 15(3) कह रहा है कि बच्चों और महिलाओं को लिए अगर कुछ विशेष करना है तो कर लो, तो यूपीएससी में फॉर्म भरने में निःशुल्क फॉर्म भरने का कॉन्सेप्ट लाया जाता है महिलाओं के लिए। कभी कभी आपने सुना होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस की छूट फ्री है,
कभी कभी आपने सुना होगा कि रजिस्ट्री करवाते हैं किसी जमीन की, भूमि की, तो महिलाओं पर कम टैक्स लगाया जाता है, उनको कम छूट दी जाती है। वो इन्हीं आर्टिकल्स, इसी 15(3) की बदौलत है। नहीं तो फिर पुरुष खड़ा हो जाता कि हमारे संविधान में कहा था कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, तो तुम तो कर रहे हो भैया, पुरुष पर ज्यादा टैक्स, महिला पर कम टैक्स, ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा यहां से छूट मिली है इस बात की, ये समझना। उज्ज्वला की लाभार्थी केवल महिला होगी, मातृत्व अवकाश महिलाओं को ज्यादा मिलता है। आप सरकारी नौकरी वाले इस बात को समझेंगे कि महिलाओं को मातृत्व अवकाश के नाम पर 2 साल की छुट्टी मिलती है और पुरुष को कुछ नहीं मिलता, 15 दिन की छुट्टी मिलती है बच्चा जब जन्म लेता है। तो ये भेदभाव है एक प्रकार का, लेकिन क्योंकि हमारा संविधान छूट दे रहा है कि ऐसा करेंगे, करने में उसको भेदभाव नहीं मानना है, तो इसलिए इतनी सारी, बहुत सारी और भी 50 है वो दी गई। अब मैं चलता हूं आपको एक कोर्ट केस की तरफ लेकर के। आर्टिकल 15(3) तक तो हमारा संविधान मूलभूत संविधान था। आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3), ये 3 क्या कहते थे, ये मूलभूत रूप से संविधान में थे। अब 15(4) पहले आ रहा है, अब ये जोड़ा बाद में जा रहा है। मूलभूत संविधान में 15(4), 15(5), 15(6) तीनों आर्टिकल नहीं थे। हमारा संविधान बन जाने के बाद जब हमारी सरकार काम करना शुरू होती है तो उनको पहली बार मिस्टेक समझ में आती है कि आप संविधान बना तो नहीं, तो हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया। तो फिर उनको समझ में आता, तो पहला संविधान संशोधन करके हमारे देश की सरकार आर्टिकल 15(4) जोड़ती है। तो ये जो 15(4) जोड़ा जाता है वो पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है। कितना इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार को 1950 में तो हम संविधान बना करके निपटे ही थे, और 1951 में जाकर के उनको पहला संविधान संशोधन लागू करना पड़ जाता है। पहला संविधान संशोधन से एक आर्टिकल जोड़ा जा रहा है 15(4). तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो क्यों पढ़ना जरूरी है, थोड़ी पृष्ठभूमि समझाता हूं। एक कोर्ट केस है जिसने इसके लिए सरकार को मजबूर किया, और कोर्ट केस का नाम है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन। पढ़ने में कितना अजीब लग रहा होगा, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन। देखो, आजादी के कुछ साल बाद तक है ना, तमिलनाडु नाम का कोई राज्य था ही नहीं, मद्रास नाम का राज्य हुआ करता था, जिसमें बाद में से तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सबको तोड़ करके बनाया गया। तो वहां एक महिला थी, ये चंपकम दोराईराजन, ये कोई पुरुष नहीं है, ये एक महिला का नाम है। ये कौन है, एक महिला है। याद रखना, आप यहाँ से बहुत मजा आने वाला है आपको, है ना। केस सुना रहा हूँ, कोर्ट केस सुनने में मजा आते हैं बच्चों को, तो ये आपको भी मजा आएगा, खूब मजा आएगा। अब देखो, 1950 में मद्रास राज्य में, उस समय मद्रास ही था, वो तो 1956 में बने ये सब राज्य, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये बाकी के जो राज्य हैं 1956 में बने। तब तो मद्रास राज्य था, मध्य प्रदेश की जगह मध्य प्रांत था, उत्तर प्रदेश की जगह संयुक्त प्रांत हुआ करता था, ये थे ही नहीं ना ये राज्य। तो मद्रास राज्य में 1936 में जो गवर्नर थे, क्योंकि अलग अलग राज्यों के एक गवर्नर भी होते थे, वो गवर्नर ने एक आदेश पारित किया था, और वो आदेश क्या था, वो आदेश कम्युनल आदेश के नाम से, कम्युनल आदेश के नाम से जाना जाता था। और उस आदेश में ये लिखा हुआ था कि जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे, इंजीनियरिंग के और मेडिकल के कॉलेज होंगे, उनमें एडमिशन लेने के लिए ब्राह्मणों के लिए इतनी सीटें, पिछड़ी जाति के लिए ब्राह्मणों के लिए इतनी सीटें, और पिछड़ी जाति के लिए इतनी सीटें होंगी, ऐसा उस कम्युनल में लिखा हुआ था। अब यहाँ क्या होता है, ये चंपकम दोराईराजन नाम की जो महिला है, चंपकम दोराईराजन, ये महिला एक परीक्षा देती है, एंट्रेंस एग्जाम देती है उस कॉलेज में, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में से मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देती है। और एंट्रेंस एग्जाम में इनको ज्यादा नंबर आते हैं, और इनके बाद जब रिजल्ट आता है उस कॉलेज में किसका सिलेक्शन होगा, तो इनको बाहर कर दिया जाता है। तो ये कोर्ट में चली जाती है, हाई कोर्ट, उस समय मद्रास हाई कोर्ट हुआ करता था। तो मद्रास के हाई कोर्ट में जाती है कि मद्रास की सरकार ने ये कैसा पागल नियम बना रखा है, जबकि हमारा संविधान कहता है कि आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, आर्टिकल 15 कह रहा है कि भैया लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर
तो आपने ये जाति के आधार पर ये जो ये पिछड़ा सिस्टम बना रखा है, ये तो खत्म हो गया संविधान के लागू होने पर। ये कैसे किया? सरकार को समझ में आता कि बाप रे ये क्या पिक्चर हो गई। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है। 1951 में सुप्रीम कोर्ट केस का फैसला सुनाती है, क्योंकि भारतीय संविधान कह रहा है कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए चंपाकम दोराईराजन को उस कॉलेज में एडमिशन देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ब्राह्मण के लिए इतनी सीट, पिछड़े के लिए इतनी सीट, ये क्या बात होती है? तो एक प्रकार का आरक्षण है, जबकि हमारे संविधान में तो आरक्षण दिया ही नहीं था। सीट देखो, नौकरी में आरक्षण आर्टिकल 16 है, यूं कंफ्यूज मत होना, मैं समझा रहा हूं कि नौकरी में आरक्षण की तो मैं अभी बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं केवल कॉलेज में एडमिशन, कानूनों का, इन सब की बातें कर रहा हूं। वो आर्टिकल 16 है, वो पहले से था, उनकी बात अलग है। और वहां महिला पुरुष नहीं है, जाति वाति भी नहीं है, वहां एसटी एससी ओबीसी वर्ग है, वर्ग माने गए उनको। मैं यहां कह रहा हूं कि ये कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या कॉन्सेप्ट हो गया। अब भारत की सरकार ने ये बात को माना कि हाँ यार, संविधान बनाने में एक बात छूट गई है, इसलिए 15(4) नाम का एक आर्टिकल बनाया गया। और उसमें क्या लिखा गया वो अब कोर्ट ने तो बोल दिया कि हाँ भाई, भेदभाव नहीं कर सकते, कोर्ट का वो आदेश मानना ही पड़ेगा क्योंकि संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। तो संविधान के आर्टिकल 13 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस मद्रास राज्य के फैसले को, मद्रास की सरकार के फैसले को शून्य घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? शून्य। और ये कह दिया कि क्योंकि हमें संविधान के आर्टिकल 13 में लिखा है कि अगर कोई भी सरकार, राज्य का हिस्सा है सरकार, तो राज्य अगर कोई ऐसा काम करता है जो संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो वह कानून शून्य माना जाएगा या वो बात शून्य मान ली जाएगी। तो हम शून्य घोषित करते हैं। अब सरकार पूरी हिल गई। जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत असेंबली बुलाई और 15(4) नाम का एक आर्टिकल जोड़ा गया। उपखंड 4 यहां लिखा गया, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। आर्टिकल 15(4) कह रहा है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, एसटी एससी के विकास के लिए कोई उपबंध सरकार कर सकेगी। अर्थात हमारे संविधान बनाने वालों का मन नहीं था कि कॉलेजेस में, पढ़ाई में, केवल नौकरी में आरक्षण देने की बात संविधान के मूलभूत ढांचे में थी। 15(4) 1951 में जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन करके, और वहां यूं कह दिया कि कॉलेज में एडमिशन में भी आरक्षण दे दो, आरक्षण दिया जा सकता है। अल्टीमेटली यही कहा जा रहा है। विधानसभाओं में भी, समझ रहे हो ना, आर्टिकल 16 तो केवल नौकरी में आरक्षण देने की बात करेगा, तो फिर विधानसभाओं में आरक्षण, एमपीपीएससी में फॉर्म भरने में आरक्षण, फॉर्म भरने में ऐसा देखते हो ना कि एसटी एससी के लिए थोड़ी सी फीस, ओबीसी के लिए थोड़ी ज्यादा और जनरल के लिए बहुत ज्यादा फीस, ऐसा होता है ना। तो वो कहां से पावर मिलती है सरकार को कि वो आर्टिकल 15(4) में, क्योंकि नौकरियों में आरक्षण तो हमें 16 आर्टिकल 16 बताएगा वो वाली बात, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि लोक नियोजन के अवसर की समानता होगी, फिर बाद में कहेंगे कि इन दोनों को छूट दे दो। लेकिन ये जो दूसरे तंत्र में छूट दी जा रही है, वो सरकार ने बाद में जोड़ा है, वो पहले से नहीं था। ये समझो आप, पहला संविधान संशोधन 1951 होता है और वहां ये बात जोड़ी जाती है कि सरकार अगर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े एसटी और एससी के लिए कोई विशेष काम करना चाहे तो वो कर सकती है। और फिर वहां से एक पिक्चर शुरू होती है, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, कॉलेज की फीस भरने में आरक्षण, भाई एसटी एससी के लिए कम फीस, फलाने के लिए ढेम की, ये जो सिस्टम लाया गया ना, ये 15(4) से बना। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये आपके दिमाग में सेट करना चाहता हूं कि कैसे ट्रेंड चला है, असलियत आपके सामने होनी चाहिए। अब आओ 15(5) पर, ये तो और बाद में जोड़ा गया, ये भी संविधान का हिस्सा नहीं था, ये किसी विशेष सरकार ने अपने लिए किया था, अगली जो जनरेशन थी उसके लिए किया। कब जोड़ा गया?
कब जोड़ा गया? 93वें संविधान संशोधन, पहला दूसरा 25वां भी नहीं, 2005 में जोड़ा गया। 2005 में इसको जोड़ा गया और 2006 से ये लागू हुआ। क्या था? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एसटी एससी के उत्थान हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से छूट के संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे। शैक्षणिक संस्थाएं भले ही सरकारी हो, निजी हो, अनुदान प्राप्त हो, अल्पसंख्यक क्यों ना हो, उन सब में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए नियम बनाए जा सकेंगे और इसी के द्वारा ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में भी 27% आरक्षण मिला। ओबीसी एसटी एससी को भी इसी से शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिला। देखो एसटी एससी को तो यहां मिल गया था, क्या बोल रहा हूं मैं, एसटी और एससी को तो शिक्षण संस्थाओं में यहां मिल गया था आरक्षण, लेकिन नियम नहीं बना सकते थे। यहां पर एसटी एससी ओबीसी सबको जोड़ा कि भैया इनको भी, ओबीसी को देना था ना आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में, तो इनके लिए आरक्षण लागू किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को आप आरक्षण दे तो रहे हो, एक बात हमारी और माननी पड़ेगी। तो 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर नाम का एक कॉन्सेप्ट है, क्रीमी लेयर का सिद्धांत उसमें जोड़ दिया कि जो क्रीमी लेयर होगा उसे छूट नहीं मिलेगी, नॉन क्रीमी लेयर्स को ओबीसी की छूटें मिल सकती हैं। इस टाइप के प्रावधान आपको दिमाग में सेट करने हैं। आर्टिकल हमारा जो 15 है उसके 6 सब आर्टिकल्स हैं। अभी हमने 6, 15 में 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) पढ़ा है। अब 15(6) तो ये कल परसों जोड़ा गया, अब भी और आगे समझो इसको। जब ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट आया, ईडब्ल्यूएस के लिए भी व्यवस्था करनी थी, तो 103वें संविधान संशोधन, कौन से 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आर्टिकल 15(6) नाम का एक आर्टिकल बनाया गया, जोड़ा गया और उसमें लिखा गया कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने की और आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी उपबंध करने की सरकार को शक्ति दी जाती है। क्या आपके दिमाग के ढक्कन खुल रहे हैं थोड़े थोड़े? क्या आपके दिमाग में बातें आ रही है कि हाँ यार क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बातें हैं, क्या है ये सब बातें। अब इन 3 आर्टिकल्स को 15(4), 15(5) और 15(6) को एक बार घोट कर पियो कि आर्टिकल 15(4) एसटी एससी ओबीसी वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का प्रावधान करता है, बात करता है। आर्टिकल 15(5) एसटी एससी ओबीसी के शिक्षण संस्थानों के संबंध में विशेष उपबंध करता है और 15(6) वही सब बातें जो 15(4) और 15(5) एसटी एससी ओबीसी के लिए कर रहा था, वो सारी बातों को ईडब्ल्यूएस के लिए करने की बात करता है। सेट कर लो इसे दिमाग में। वर्तमान में यूजीसी मामला इसी के तहत है क्या? सही, बिल्कुल गधे हो तुम, बिल्कुल बेवकूफ हो। जबरदस्ती एक नाटक को दूसरे नाटक में घुसेड़ देते हो। ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एसटी एससी का मामला कहां से यूजीसी के नियम में घुसेड़ दिया? जबरदस्ती होशियारी मार रहे हो, कुछ भी मतलब तो भी। यहाँ बात संविधान की चल रही है, वहां यूजीसी एक अपने आप में निकाय है, उसने कोई नियम बनाया, उसको इसके तहत क्यों जोड़ना है बेटा? जबरदस्ती दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा समझ में। ये संबंधित बिल्कुल नहीं है यूजीसी से। यूजीसी के कितनी बड़ी बात, तो कोई संस्था थोड़ी है कि हमारे संविधान की बातें करने लगेगी। यूजीसी को तो सरकार जो कानून बनाती है उसके तहत चल रहा है, तो यूजीसी का मामला इस आर्टिकल या इन बातों से बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है। कुछ गधे बेवकूफ जोड़ रहे हैं संविधान में, अलग अलग यूट्यूबर्स वीडियो सब फलाने ढंग सब बातें करते हैं। याद तो है नहीं कि 6 बातें 15(6) में, अभी तक भी नहीं याद रहता। उसके बावजूद मैं आप लोगों पर गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को मिसगाइड करने के लिए जो थोड़े से ज्ञान के बाद फालतू के वीडियोस बना करके कुछ कहते हैं उनके लिए कह रहा हूं। आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये तो मामला ही अलग है। अब मैं बीच में रुक करके 2 मिनट आपको यूजीसी वाला मामला बता दूं, नहीं तो आपको लगेगा कि जबरन चिल्ला रहा है। यूजीसी का मामला अलग केस है बेटा। यूजीसी के मामले को समझने के लिए आपको 2016 और 2019 समझना पड़ेगा।
2016 में क्या हुआ था, ये मैं क्यों बात कर रहा हूं? यूजीसी के मामले में खाली न्यूज़पेपर पढ़ लेने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा। आपको 2016 और 2019 की स्टडीज पढ़नी पड़ेगी। 2016 में क्या था, रोहित वेमुला नाम का एक लड़का था। वेमुला ये एक स्टूडेंट था, एसटी एससी कैटेगरी से संबंधित था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक छात्र संघ का स्टूडेंट था, ये छात्र संघ का एक सदस्य था। 2016 में वहां आपस में यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में एसटी एससी वर्सेस ओबीसी जनरल ऐसे मामले होते हैं, गड़बड़ मतलब आपस में सब भिड़ लेते हैं, वो वर्गवार लफड़ा था। ऐसे में जो कॉलेज का प्रशासन था वो इस रोहित वेमुला नाम के लड़के को कॉलेज से बाहर कर देता है, इसकी स्कॉलरशिप रोक देता है, इसको जो छात्रावास है कैंपस का छात्रावास उससे बाहर कर देता है। तो रोहित वेमुला और उसके कुछ दोस्त टेंट लगा करके रहना शुरू करते हैं और कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। और इस बीच डिप्रेशन में आकर के रोहित वेमुला आत्महत्या कर लेता है। तो मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। इसकी मम्मी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर जाती है कि मेरे बेटे की को आत्महत्या इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कॉलेज में एसटी एससी ओबीसी और जनरल के बीच भेदभाव होता है। जनरल ओबीसी जो भी आपस में ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये चीजों को प्रशासनिक दृष्टि से थोड़ा संभालने चाहिए। अब सुनना, 2019 में मुंबई यूनिवर्सिटी की एक नर्सिंग पीजी नर्सिंग की एक स्टूडेंट है, वो एसटी कैटेगरी की होती है। एसटी कैटेगरी की ये स्टूडेंट कॉलेज जाती हैं तो इनकी जो सीनियर्स होती हैं जो कि जनरल कैटेगरी की हैं, 3 सीनियर्स जो हैं वो इनकी रैगिंग करती हैं और रैगिंग करते करते एसटी एससी वाला मामला और जनरल वर्सेस एसटी एससी ओबीसी वाला मामला उखड़ करके आ जाता है। बाद में ये जो स्टूडेंट थी ये आत्महत्या कर लेती है थोड़े दिन बाद उस हरासमेंट से परेशान होकर। फिर इसकी मम्मी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट 2025 में ये कहती है किसको, सरकार को, कि या तो सरकार कॉलेज और कॉलेज के कैंपस के अंदर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए नियम बना दे, नहीं तो हम बना देंगे। मतलब सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि वो कॉलेज में कैंपस में होने वाले एसटी एससी ओबीसी के भेदभाव को रोकने के लिए नियम बनाए। अब सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना ही है, नहीं तो सरकार थोड़ी ऊपर है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को ज्यादा पावरफुल बना दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय की वो बात मानते हुए सरकार क्या करती है कि जो यूजीसी के पुराने नियम हैं उनमें 2-4 बातें जोड़ती हैं। अब वो क्या जोड़ रही हैं वो समझना, बहुत ध्यान से ये बात समझना। वो यूं कह रही हैं कि कॉलेज के कैंपस में एसटी एससी और ओबीसी के छात्रों के साथ भेदभाव ना हो इसलिए एक समिति बनाई जाएगी जो इनसे संबंधित भेदभाव की निगरानी करेगी, जिसमें उसका जो अध्यक्ष होगा वो उस कॉलेज का जो प्रमुख होगा, मतलब वाइस प्रिंसिपल होगा या प्रिंसिपल जो होगा उसका वो होगा, और उसमें 10 सदस्य होंगे और उन 10 में से 5 व्यक्ति एसटी एससी ओबीसी विकलांग और महिला पक्ष से होने जरूरी है। ये 10-15 लोग ऐसे एक समिति का निर्माण करेंगे, 11 लोग। किसी भी स्टूडेंट को एसटी एससी और ओबीसी के अगर किसी स्टूडेंट के साथ कोई ऐसी हरकत होती है तो वो इस संस्था को शिकायत कर सकेगा। जब वो इस संस्था को शिकायत करेगा तो इस संस्था को 15 दिन में डिसीजन, उसकी जांच करनी है कि क्या सही में इस स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके विरुद्ध एक्शन लेना है उस कॉलेज के प्रशासन को। मतलब इसकी रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज का प्रशासन उस स्टूडेंट या उस टीचर या जो भी व्यक्ति होगा उसके विरुद्ध एक्शन लेगा। साथ में एक स्क्वाड बनाया जाएगा जो कॉलेज में घूमकर देख रेख करेगा कि कहीं रैगिंग फैगिंग तो नहीं हो रही है, एसटी एससी ओबीसी वाले को प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा है। अब इतना तो नियम है, बना दिया। इसमें जनरल वाले पक्ष ने ये विरोध किया कि साहब आपने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए और बहुत अच्छी बात है कि होना चाहिए, लेकिन
अगर कोई स्टूडेंट झूठी शिकायत कर देता है या कोई टीचर ही झूठी शिकायत कर देता है किसी जनरल के टीचर की, तो इस स्टूडेंट को या उस टीचर को जो कि झूठी शिकायत कर रहा है उसके विरुद्ध दंड का प्रावधान। तो पहले इस नियम में पहले वो प्रावधान था, बाद में इसको हटा दिया गया। जब असली में वो फाइनलाइज हुआ, लागू हुआ, तो उस प्रावधान को हटा दिया कि कोई किसी झूठी शिकायत के विरुद्ध हम कोई 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 वो निर्णय नहीं लेना है, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। मूल मुद्दा जो है वो ये है कि अगर झूठी शिकायतें कोई करेगा, क्योंकि हमारे देश में ये होता है, जब हमने 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया तो कुछ केस ऐसे देखने को मिले कि महिलाओं ने उस कानून का गलत प्रयोग करके पुरुषों का हरासमेंट या परिवारों का हरासमेंट हुआ। जब ST/SC एक्ट आया 1986 में, 1955 में, तो उनका भी गलत प्रयोग कुछ मात्रा में हुआ, जिसके बहुत उदाहरण भारत में हैं। तो क्योंकि ऐसी चीजों का गलत प्रयोग भी होता है, इसलिए जनरल वर्ग खड़ा हुआ कि साहब ये नियम अच्छा नहीं है, इसमें गलत प्रयोग ना हो इसके लिए भी कोई व्यवस्था बनाई जाए, इसलिए हम इस कानून का विरोध करते हैं। अब हमारे यहाँ ज्ञान के पतंगड़ तो बहुत खतरनाक लोग हैं, उनको आधी बातें पढ़ने में, न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ते हैं और बस हो गया विरोध जहां शुरू करना है। मेरा कहना, ना मैं ST/SC या OBC के पक्ष में हूं, ना मैं जनरल के पक्ष में हूं, मैं कह रहा हूं कि थोड़े से समझदार बनना। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि भाई हाँ यार, इस कानून में तो आपने गलत प्रयोग कर लेने पर रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं दी, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। इतना सा मैटर है, जबरदस्ती कजा क्या का क्या बना करके पूत पतंगड़ बना देते हैं और बहुत फैला दिया रायते। छोड़ो, हम आपको ये बातें जो समझा रहे हैं, आर्टिकल 15(6) तक की कहानी आपको समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 16 पे। क्या मैं यहाँ रुक करके आपसे ये पूछूं कि जो ये मैं समझा रहा था आर्टिकल्स 14 और 15, ये आप लोगों को समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छे ढंग से मुझे रिप्लाई करना, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, ये बहुत ऊपर लेवल की बातें नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ विकसित हो रही है आप लोगों की। आप लोग अब थोड़े से बड़े हो रहे हो। ये पढ़ना केवल रीड करना नहीं है, ये हमें क्लियरिटी हो चीजों की कि कहां, क्यों, कैसे, कब क्या हो रहा है, ये होना चाहिए। अब आगे आते हैं आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 नौकरियों की बात करता है, प्योरली आर्टिकल 16 रिलेटेड टू द नौकरीज। हमारे दिमाग में ये बात सेट कर लो कि आर्टिकल 16 जो है वो केवल नौकरियों के विषय में, सरकारी नौकरी, लोक नियोजन, कामकाज वाला जो मामला है, केवल उसके लिए बनाया गया आर्टिकल है, क्योंकि बाकी सब बातें तो आर्टिकल 15 पहले ही कह चुका है। ध्यान से सुनना, अब इस क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट की संख्या 15-20 है, करंट अभी जो बैठे हुए हैं, लेकिन कमेंट करते हैं 5, पता नहीं उनको कौन सी दुश्मनी है भैया मुझसे। बाकी के बच्चे भी कमेंट कर लिया करो, भैया आपको भी पढ़ाई रहा हूं मैं, और नहीं पढ़ना तो छोड़ो, थोड़ी देर बाद बैठो, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना है, कुछ भी करना। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यह आर्टिकल 16 का हेडिंग है, लेकिन अंदर जब घुसेंगे तो आपको बहुत अलग नजर आने वाला है। अब समझना, आर्टिकल 15 में कहा गया था कि किसी एक व्यक्ति के साथ इन 5 आधारों पर, जन्म, स्थान, लिंग, जाति, धर्म, वंश और मूल स्थान, है ना, ये इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 भी लगभग ऐसी की ऐसी ही बातें कहेगा, लेकिन ये यूं कहेगा कि एक व्यक्ति के साथ नौकरी के मामले में इन 6 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब समझना, बहुत ध्यान से समझना, आर्टिकल 16 में भी जैसे आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3), 15(4 ऐसे 6 तक के आर्टिकल थे, वैसे यहां पर भी अंदर आर्टिकल हैं, उनको समझो तो फिर बहुत मजा आने वाला है। आर्टिकल 16 का 1 कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद का मतलब हो गया सरकारी नौकरी की बात कर रहे, नौकरियों की बात कर रहे, सारी नौकरियों की बात कर रहे, पर नियोजन
और नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता, समता का मतलब समानता, मतलब सरकार के पास जितनी भी नौकरियां हैं उनका सब नागरिकों के लिए समान रूप से वो सबके लिए उपलब्ध होंगी। सिंपल एक बात कह दी। आर्टिकल 16 का 2 कह रहा है, अब यहाँ बहुत बहुत ध्यान से सुनना, वही 15 जैसी बात रिपीट हो रही है अब यहाँ 16(2) में, कि राज्य किसी पद पर नियोजन में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के आधार पर कोई नागरिक को अपात्र नहीं घोषित करेगी और ना ही भेदभाव करेगी। कितनी बातें हो गई यहाँ? 6 बातें हो गई। देखो, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव या जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। निवास यहाँ नया जुड़ा है। आपने 15 में जो बातें पढ़ी थी वहां 5 बातें थी, आर्टिकल 16(2) में 6 बातें हैं। एक निवास नाम का अलग से चीज भी जुड़ गया है कि इन 6 आधारों पर किसी एक व्यक्ति को अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा और ना ही उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। समझना, आर्टिकल 16(3) कहता है इन दोनों की बातों के अंदर अब चल रहा है, संसद विधि बनाकर मतलब कानून बनाकर लोक नियोजन मतलब नौकरियों के लिए किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में निवास संबंधी शर्त को लागू कर सकती है। आपको पता होगा कि एमपीपीएससी देने वाले स्टूडेंट में अगर कोई बच्चा बिहार का है, बिहार का कोई मूल निवासी है, मतलब अगर उसके पास मूल निवास जो है वो बिहार का है और वो एमपी में परीक्षा दे रहा है नौकरी के लिए, नौकरी करने आ रहा है, तो संसद विधि बना करके लोक नियोजन के लिए किसी राज्य या केंद्र के निवासियों की शर्तों को लागू कर सकती है। तो वो जो एमपीपीएससी में 50% सीटें केवल मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है और बाकी की जो सीटें हैं उन पर बाकी सब हैं, मतलब बिहार वाला व्यक्ति यहाँ जनरल में काउंट होता है, भले वो वहां एसटीएससी में हो, यहाँ जब वो परीक्षा देने आता है तो वो जनरल हो जाता है। ऐसा मामला इस आर्टिकल की वजह से ही है। अब यहाँ 2 बातें हैं, ये आर्टिकल यहाँ शक्ति केवल संसद को है ना कि विधानसभा को है, और यहाँ 16(2) का उपवाद है या अपवाद है या उसके अंदर ही है। 16(2) में यूं कहा था कि कोई भी नौकरी मूल निवास, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन 16(3) में 2 को मर्ज करते हुए कहा कि संसद अगर कानून बना करके ऐसा करेगी तो कर सकती भी है, लेकिन विधानसभा ऐसा नहीं कर सकती है। दिमाग में ये खूब अच्छे से सेट कर लेना। और अब जो आर्टिकल 16(4) और 16(5) आएंगे वो खूब ध्यान से सुनो, मजा आएगा उनमें। आर्टिकल 16 का 4 यूं कहता है कि भाई राज्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य में पर्याप्त नहीं है तो नियुक्ति और पदों के आरक्षण को किया जा सकेगा। तो नौकरियों में जो आरक्षण की बात है वो पिछड़े वर्गों एसटी, एससी, ओबीसी के लिए यहीं से जन्म लेता है। कहां से जन्म लेता है? 16 के 4 से। अब लेकिन 16 के 4 में एक 16(4)(1) भी है, इसके 16(4) में एक और हिस्सा है 16(4)(1), वो भी समझो। 16(4)(1) वो कहता है एसटी, एससी को पदोन्नति में भी ज्येष्ठता के परिणाम के आरक्षण के उपसंबंधी उपबंध, जो कि 85वें संविधान संशोधन से जुड़ा। बराबर समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना। हमारी जो नौकरियां हैं उनमें आरक्षण की व्यवस्था मूलभूत संविधान में थी 16(4) नाम के एक आर्टिकल के माध्यम से।
लेकिन नौकरी में एक बार आ जाए तो उसके बाद उसका प्रमोशन हो और उसमें आरक्षण मिले, ये प्रावधान मूलभूत संविधान में नहीं था। हमारा जो 2001 में संविधान संशोधन होता है जिसका नाम है 85वां संविधान संशोधन, वो नौकरियों में जो आरक्षण था उसको थोड़ा बढ़ा करके पदोन्नति में आरक्षण को भी एक क्लॉज बना देता है। 16(4) में 16(4)(1) नहीं है, एक और आर्टिकल भी है 16(4)(2). ये यूं कहता है कि बैकलॉग के जो संबंधित पद होंगे, बैकलॉग समझते हो आप? मान लो एमपीपीएससी ने इस बार नोटिफिकेशन निकाला कि 100 पोस्ट होंगी जिसमें 10 एसटी की और 10 एससी की और फलानी इतने की। उदाहरण दे रहा हूं, ये कोई हकीकत नहीं है। और मान लो एससी के या एसटी के 9 ही छात्र परीक्षा में पास हो पाते हैं और एक सीट खाली रह जाती है, तो ये एक सीट किसी जनरल वाले को नहीं मिलेगी, ये एक सीट अगली परीक्षा या उसके अगली परीक्षा तक खाली छोड़ी जाएगी एससी एसटी के लिए। ये आर्टिकल 16(4)(2) कहता है। याद रखना इन सब आर्टिकल्स को, ये जान है हमारे संविधान की और इसे भी बाद में जोड़ा गया है। इसे कब जोड़ा गया है? तो 81वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा इसे जोड़ा गया है। ये अपने दिमाग में सेट रख लेना। 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 तक ये सारे संशोधन एक ही साथ होते हैं। ये 2-3 साल में, 2 साल में हो गए थे सारे संशोधन लगभग। उपखंड 16(5), अभी तक 16(4) पढ़ रहे थे, तो 16(4) में यूं कह दिया कि एसटी और एससी के लिए, ओबीसी नहीं कहा है, ध्यान रखना, ओबीसी नहीं कहा है, 16(5) कह रहे हैं। 16(5) एक आर्टिकल बना। धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के संबंधित संस्था में पद पर नियुक्ति किसी विशिष्ट धर्म के मानने वालों को वरीयता देने के लिए नहीं रोकी जाएगी। मतलब यहां बहुत काम की बात बोल रहा हूं। धार्मिक या सांस्कृतिक सांप्रदायिक संस्था में, जैसे मान लीजिए कि विश्व हिंदू परिषद, या जैसे मान लीजिए कि मुस्लिमों का पर्सनल लॉ। अब वहां एक हिंदू आदमी खड़ा होके कहे कि हमारे संविधान में कहा है कि नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं हो सकता, तो क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक धार्मिक निकाय है, इसलिए वहां केवल और केवल वो जो संस्था है वो डिसीजन लेगी। ये फिर भारतीय संविधान से नहीं चलेगा। तो यहां यूं कहा जा रहा है कि धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में पद पर नियुक्ति किसी विशिष्ट धर्म के मानने वालों के लिए वरीयता देने से नहीं रोका जाएगा। मतलब अगर वो संस्था अपने लिए यूं प्रावधान करती है कि मुस्लिम व्यक्ति या फलानी उम्र का या फलाना ही इसका अध्यक्ष बनेगा, तो वो बना सकती है। ये धार्मिक पर लागू नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि साहब आपने 16(4) पूरा पढ़ा दिया और कह दिया कि ये ओबीसी के लिए तो है ही नहीं। ओबीसी के लिए ये मूल रूप से नहीं था बच्चा, ये बाद में ला करके, ओबीसी को आरक्षण संविधान लागू होने पर नहीं मिला था। ओबीसी को आरक्षण 1978 के काका कालेकर आयोग और वो जो बहुत लंबी जो जंग जैसा 1992 तक हुआ, उसके बाद में आया, तो फिर यहां जोड़ दिया गया ओबीसी भी। आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में होंगे। अब एक आर्टिकल और बचा है 16(6). 16(6) तो अभी जोड़ा गया, बहुत नया और ताजा ताजा मजा वाला है। इसमें यूं कह दिया कि जैसा एसटी, एससी और ओबीसी को 16(4) के माध्यम से आरक्षण है, वैसा ही ईडब्ल्यूएस को भी नौकरियों में आरक्षण होगा। ऐसा यहाँ ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के विद्यमान आरक्षण के लिए अतिरिक्त 10% आरक्षण प्रदान की व्यवस्था 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया है। दिमाग में जोड़ लो, आर्टिकल 14, 15, 16 3 आर्टिकल मैंने पढ़ाए हैं और असली में मैं 20-25 आर्टिकल पढ़ा चुका हूं। अंकिता आप कह रही सर सेम चीज अगर जनरल वाली सीट बैकलॉग में हो तो एसटी एससी वालों को मिल सकती है। बेटा जनरल कोई चीज थोड़ी होती है,
ये जो हम जो बेटा अंकिता, आपने जो प्रश्न पूछा, अंकिता का प्रश्न सब लोग सुन लें। अंकिता पूछ रही है कि सर बैकलॉग की जो सीट है वो बैकलॉग की सीट अगर जनरल में रह जाए तो कैसे रहेगी बेटा? ये हम लोगों ने बेवकूफ नाम दे दिया है, ये जनरल है ही नहीं, ये है अनारक्षित। अनारक्षित सीट अगर किसी वर्ग के लिए है ही नहीं तो फिर उस सीट को, जो कि किसी एक विशेष के लिए नहीं है, वो बैकलॉग कैसे होगी? समझ ही नहीं आता ये बात तो मुझे, ये प्रश्न कैसे उठ गया। और ये आपका प्रश्न सही है, हम लोगों ने ये जो जनरल जनरल शब्द बोला है ना, इसकी वजह से सब गड़बड़ हुई है। एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन पढ़ना, वहां पर सीटों का जो बंटवारा होता है उसमें यूं लिखा रहता है कि एसटी, एससी, ओबीसी और ये फिर अनारक्षित है। अनारक्षित, अनारक्षित का मतलब ये हुआ कि एसटी वाले के लिए 10 सीट, एससी वाले के लिए 10 सीट, ओबीसी वाले के लिए 10 सीट और अनावश्यक के लिए 50 सीट। तो इसका मतलब ये है कि एसटी वाला ही एसटी की सीट पर जाएगा, एससी वाला ही एससी की सीट पर जाएगा, ओबीसी ही ओबीसी की सीट पर जाएगा। लेकिन जो अनारक्षित सीट है उस पर तो एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सब जाएगा। तो जो सब जाएगा वो बैकलॉग कैसे होगी बेटा? वहां तो जो आखिरी में पास हो रहा है सबसे कम नंबर वाला, उसको भी ले लेंगे हम। तो ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग बात है। अनरिजर्व्ड बैकलॉग हो ही नहीं सकता। हाँ अब श्वेता, ये आपने सही कहा कि अनरिजर्व कभी बैकलॉग जनरल में तो नहीं हो सकता, अनरिजर्व सीटों में तो हो ही नहीं सकता। हम लोग क्या हैं, हम लोग है ना बहुत पढ़ाई नहीं करते, हम लोग वीडियो देखते हैं, हम लोग है ना यूट्यूबर्स को छानते हैं। वो बेवकूफ यूट्यूबर्स जो जरा सी बात को जो न्यूज़पेपर में या कहीं से भी पढ़ करके वीडियो बना देते हैं, उनकी बातें मानते हैं, इसलिए ऐसी स्थितियां होती हैं, समझना। आगे बढ़ो, आगे आर्टिकल 17 पर आते हैं। अभी मैं यहां से कोर्ट केसेस भी सुनाऊंगा, मजे आएंगे उसमें। आर्टिकल 17 क्या कह रहा है? आर्टिकल 17 कहता है अस्पर्शता का अंत, अनटचेबिलिटी। देखो 17 पे हो जाता है खतरा, तो खतरा किस बात से है? स्पर्श करने से। इसलिए अस्पर्शता को खत्म करो, स्पर्श करो सबको, ऐसा बोला जा रहा है कि अस्पर्शता के विरुद्ध अगर कोई फालतू बकवास करेगा मतलब झेलेंगे नहीं, और झेला जाना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। हम इस बात का पूरी तरह समर्थन करें। अगर हम प्रगतिशील व्यक्ति हैं तो अस्पर्शता का अंत, ये वाला पॉइंट जोड़ो, अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण, किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध होगा। निषिद्ध होगा मतलब उसको लागू नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं बोलेगा। अस्पर्शता से अर्जित निर्योग्यता को लागू करना अपराध माना जाएगा। और इसी बात को लागू करने के लिए 1955 में एक कानून बनाया गया था, अस्पर्शता निवारण अधिनियम, जिसका 1976 में नाम बदलकर 1976 में नाम बदलकर सिविल राइट एक्ट कर दिया गया। ये याद रखना आपको। अस्पर्शता शब्द संविधान पर परिभाषित नहीं है, उस कानून में है कि अस्पर्शता में क्या क्या हो सकता है, कि किसी को हमने मंदिर में घुसने से रोका, किसी को पानी भरने से रोका, वो सब बातें उस कानून में है। याद रखना, हमारे संविधान में इस अस्पर्शता शब्द को, अनटचेबिलिटी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ये रट करके रखना, प्रश्न बनते हैं। अब आ जाओ आर्टिकल 18 पे। आर्टिकल 18 सरल सा है। 18 मतलब उपाधि, उपाधियों का अंत। हमारे देश में आजादी से पहले लाड़ साहब, पटेल साहब, सरदार जी, फलाना जी, ढिमाका जी, ये जी, वो जी, खूब उपाधियां चलती थी। जब संविधान लागू हुआ तो हम समानता को अपनाना चाहते थे। किसी एक व्यक्ति को सोचो कि एक लाइन लगी हुई है टिकट लेने की, ये रेलवे की टिकट मिल रही है, रेल की टिकट जो है, हम बस की टिकट, रेल की टिकट लेते हैं ना वैसे, और यहाँ आखिरी में एक साहब खड़े आकर के होगा और सब उनको कह रहे पटेल साहब, फलाना साहब, ढिमका साहब, वो अलग से दिखेगा, इसलिए उसको नहीं, वो हमारे देश में नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, इसलिए इन उपाधियों को अंत किया जाता है। और कहा आर्टिकल 18 प्रावधान करता है इन दो बातों का कि राज्य, सेना या विद्या, शिक्षा से संबंधित सम्मान के सिवाय
अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा और यह भारतीय नागरिकों को विदेश से कोई उपाधि प्राप्त करने का निषेध करता है। समझ जाना। इसकी दूसरी बात किसी को याद नहीं होती। आर्टिकल 18 में दो बातें, 18(1), 18(2), 18(3) और 4 तो बहुत ही दूर की बात है, वो किसी को याद नहीं होती है। यहाँ आर्टिकल 18(1), 18(2) पर समझो चीजों को, समझना। यहाँ पे एक केस, कोर्ट केस की बात करूंगा मैं, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ विवाद, थोड़ी देर बात करूंगा। अभी आर्टिकल 18(3) और 18(4) समझ लो। 18(3) कहता है कि विदेशी व्यक्ति जो भारत में लाभ या विश्वास के पद पर है, विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि धारण नहीं करेगा। विदेशी व्यक्ति जो कि भारत में नौकरी कर रहा है, वो भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना लाभ के पद पर हो। देखो यहाँ क्या बोला है, लाभ या विश्वास के पद पर हो। मतलब अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ किसी सरकारी नौकरी में है तो वे भारत के राष्ट्रपति से बिना पूछे कोई विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। भारत में लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भेंट, उपलब्धि या पद धारण नहीं करेगा। समझ लेना, ये दो आर्टिकल खूब मजेदार है जो जनरली हम नहीं पढ़ते। आर्टिकल 18 का एक ही मीनिंग लिया जाता है कि उपाधियों का अंत नहीं। इसमें खूब सारी बातें हैं कि कोई व्यक्ति जो कि किसी लाभ या विश्वास के पद पे है, लाभ या विश्वास का मतलब सारी सरकारी नौकरी, विधायक, मंत्री, सांसद, पार्षद, सरपंच सब आ गया है इसमें। कोई भी व्यक्ति जो किसी पद पर है वो किसी भी व्यक्ति से भेंट, भेंट मतलब गिफ्ट, उपलब्धि और पद धारण नहीं करेगा। किससे पूछे बिना? भारत के राष्ट्रपति से पूछे बिना। ये है इस आर्टिकल की बातें। अब मैं आपको इस कोर्ट केस को सुना देता हूं तो इन चार बातों को थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। 1996 में बालाजी राघवन नाम के एक व्यक्ति थे, बालाजी राघवन। ये कोर्ट में केस लगाते हैं कि साहब आपने आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया हुआ है, लेकिन हमारे देश में तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये व्यक्ति के नाम के साथ जुड़े हैं और उपाधि के जैसे उपयोग किए जाते हैं। तो अगर हमने उपाधियों का अंत कर दिया है तो फिर ये पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये वाले जो हम टाइटल्स दे रहे हैं, उपाधियां दे रहे हैं, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट उस मामले को खूब ठंडे दिमाग से सुनता है और आखिर में कहता है कि बालाजी साहब आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने शिक्षा और सेना ये दो चीजें तो छूट दे रखी है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। उसके बाद भी पद्मश्री, पद्म विभूषण ये सम्मान है। क्या है ये सम्मान है, ना कि उपाधि, ना कि उपाधि। तो अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है तो वो उसके कार्यों के लिए दिया जा रहा है, ना कि उसको एक स्पेशल व्यक्ति बनाने के लिए। इसलिए इनको रोका नहीं जाएगा, ये सही है। ऐसा एक मामला है हमारी कोर्ट केस में, खूब लंबा चलता है, खूब बातें होती है, बहुत काम की बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आर्टिकल 19 से बहुत कोर्ट केसेस की भरमार है। आर्टिकल 19 से 22 में बहुत मजा है, वो समझो आप। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं आर्टिकल 19, 20, 21, 22 पढ़ने के लिए? अगर आप तैयार हैं, थके नहीं हो तो मैं पढ़ाऊं। अगर आप थक गए, क्योंकि मेरी क्लास 1 घंटे से ऊपर हो चुकी है, अगर आप थक गए हो तो मैं 19, 20, 21, 22 का चैप्टर अगली वाली क्लास में ले लूंगा। हमें कोई जल्दी नहीं है, समझ में आना ज्यादा जरूरी है चीजों का। ठीक है, मैं समझ गया, किसी का कोई रिएक्शन नहीं है, ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं, हम कल कर लेंगे इस क्लास को। हमें चीजें समझना जरूरी है। तो चलो अब सब लोगों को अलविदा कहता हूं। सब लोग आराम से, बहुत शांति से इस चैप्टर को पढ़ना, समझना, एक एक अंदर की बात। देखो मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारे
यूनिट 5 में आपको केवल 5 टॉपिक दिए हैं। संविधान सभा, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, भाग 5, फिर संविधान संशोधन। इनके अलावा कोई चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। तो जब 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं तो उनको खूब डूब डूब कर पढ़ो, मजेदार पढ़ो, उनमें से कोई चीज ना छूटे ऐसा पढ़ो। इसलिए मैं इतना डीप जा रहा हूं, नहीं तो मैं भी नहीं जाता। चलिए, सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच।